किसान बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम के अनुसार आप सभी ने नई नई फसलों की तैयारी शुरू कर दी होगी। खबरें खेती की में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि जगत से जुड़ी ढेर सारी जानकारी, वैज्ञानिक तरीके, उन्नत फल फूल बीज यंत्रों की जानकारी। आज शुक्रवार है। आज के दिन हमारे कार्यक्रम में हमेशा की तरह कृषि समाचार और मंडी भाव तो होंगे ही, साथ ही साथ हम आपके पत्रों के सवालों के जवाब दिलवाएंगे कृषि विशेषज्ञ से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। सोयाबीन की जलवायु अनुकूल किस्में, मिर्च एवं बंदगोभी के संकर, सजावटी मछली की नई नस्ल और सस्ता चारा यानी संपूर्ण आहार ब्लॉक। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिक लगातार अनुसंधान कार्यों में लगे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इसी के तहत सोयाबीन की जलवायु अनुकूल किस्में विकसित की हैं। इनको अपनाकर किसान बदलती जलवायु परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की 2 जलवायु अनुकूल किस्में जारी की हैं। पहली किस्म पूसा सोयाबीन 12 यानी DS 1213 उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में खेती के लिए अनुकूल पाई गई हैं। इस किस्म से करीब 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है, जबकि दूसरी किस्म पूसा सोयाबीन 14 यानी DS 2614 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खेती के लिए अनुकूल पाया गया है। इस किस्म से लगभग 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है। सोयाबीन की ये दोनों किस्में सामान्य सिंचित अवस्था में बुआई के लिए अनुकूल हैं। सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने मिर्च और बंद गोभी के अधिक उत्पादन क्षमता वाले 2 संकर जारी किए हैं। किसान भाई इनकी खेती कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों पर चल रही अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के नेतृत्व में मिर्च और बंद गोभी के नए संकर जारी की गई हैं। मिर्च के संकर विद्या को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब में उगाने के लिए अनुकूल पाया गया है। इसके पौधे करीब 70 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। इससे औसतन 20 से 22 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। बंद गोभी का संकर KTC BH 81 को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोने के लिए अनुकूल पाया गया है। ये सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी किया गया बंद गोभी का F1 सीरीज का दूसरा संकर है। गाढ़े हरे रंग की इस बंद गोभी में पत्तों की 12 से 14 परतें होती हैं। ये गोल आकार का होता है और बाहरी पत्तियों से ढका होता है। सजावटी मछली का व्यापार करने वाले किसानों और उद्यमियों का लाभ बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने सजावटी मछली की नई नस्ल जारी की है। रंग बिरंगी इन मछलियों का पालन कर किसान और उद्यमी अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। भुवनेश्वर स्थित केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान यानी सीफा के वैज्ञानिकों ने सजावटी मछलियों की नई नस्ल विकसित की है। इसको शाइनिंग बार्ब नाम दिया गया है। चयनित रोजी बार्ब के प्रजनन द्वारा तैयार की गई इस नस्ल को उद्यमियों के लिए फायदेमंद बनाने के लिए प्रयोग के आधार पर जारी किया गया है। शाइनिंग बार्ब नस्ल की मादा का रंग सोने जैसा चमकदार होता है, वहीं इसके नर चमकीले गुलाबी रंग के होते हैं। ये मछली रोजी बार्ब की तुलना में अधिक आकर्षक होती है। इस कारण सजावटी मछली के शौकीनों में ये आकर्षण का केंद्र हो सकती है, जिससे मछली पालक अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करना कठिन कार्य है, क्योंकि हर मौसम में हरा और पौष्टिक चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहता। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने संपूर्ण आहार ब्लॉक विकसित किया है, जिसे पूरे वर्ष रखा जा सकेगा।
बंगलुरु स्थित राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने संपूर्ण आहार ब्लॉक विकसित किया है। इसे उचित भंडारण करके पूरे वर्ष सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें गेहूं का भूसा, सरसों की खली, पेड़ों की हरी पत्तियां, गुड़ का शीरा, गन्ने का अपशिष्ट, हरा चारा आदि का उचित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। फिर संस्थान द्वारा विकसित मशीन में प्रेस करके इस मिश्रण से आहार ब्लॉक तैयार किया जाता है। ये आहार ब्लॉक सूखे होते हैं। जानवरों को चारा देने के लिए ब्लॉक को पानी में भिगोया जाता है, जिससे गाढ़ा पौष्टिक चारा तैयार हो जाता है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर व हिमाचल के ऊपरी भागों में बारिश के आसार हैं। पंजाब हरियाणा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर व नागालैंड में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। तो आपकी गेहूं की फसल या आपकी जो दूसरी फसलें हैं वो कट गई होंगी। जैसे कि सरसों की फसल, खेत में इस टाइम चारे वाली फसलें लगा सकते हैं और चारे वाली फसलें लगाने के लिए आप ग्वार, बाजरा, लोबिया ये सब लगा सकते हैं और इससे आपको हरा चारा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जो बीज है वो 3-4 सेंटीमीटर नीचे डालें और जो लाइन, जो पंक्तियों की दूरी है वो 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिएगा। आप इस समय जो जैसे लोबिया है, इस समय सब्जी के लिए भी लगा सकते हैं। पूसा कोमल और पूसा सुकोमल, इस तरह की जो प्रजातियां हैं अगर आपको मिल जाएं या आप किसी भी क्षेत्र के हों तो आप किसी भी बीज की जो प्रमाणित संस्था से ही आप हमेशा बीज खरीदें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए देखते हैं मंडी भाव। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर।
नारियल मिलिंग 5,250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5,500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1,425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2,300 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान बहनों और भाइयों, यकीन मानिए, जब आपके सवाल और सुझावों भरे पत्र हमें सुदूर गांव, कस्बों और प्रदेशों से प्राप्त होते हैं तो हमें बेहद खुशी और प्रसन्नता होती है। आज आपकी चिट्ठियों के जवाब दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। चलिए देखते हैं आपकी चिट्ठी। नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा भावना और आज कृषि से संबंधित आपके जो ढेरों सवाल हमारे पास आए हैं उनके जवाब देने के लिए आपकी चिट्ठी के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाई.आर. मीना, अपर आयुक्त विस्तार, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो हम ये जो पत्र ले रहे हैं ये भेजा है हमें मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, अंतिम पटेल, ललित पटेल और शुभम पटेल ने। और पटेल बंधुओं का ये सवाल है कि पपीता के पौधे पर फल लगना और उसका झड़ जाना किस रोग का संकेत देता है और इससे किस तरह से निजात पाया जा सकता है? मैं हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि खासकर पपीते की जो खेती है बहुत ही लाभदायक है, बड़ी अच्छी खेती है। व्यावसायिक तौर पर इसे बड़े स्तर पर देश भर के किसान करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें नर और मादा का खेल होता है। जो खेत है उसमें अगर 10% नर पौधे नहीं रखे गए तो इस तरीके की समस्या आती है। एक तो यह है कि फल अपने आप लग जाते हैं बिना परागण के, लेकिन उनका विकास नहीं होता अगर परागण ठीक से नहीं हुआ। इससे यह है कि आपको नर और मादा कई तरह की किस्में हैं, उन्नत किस्में, उनको लगाएं। जैसे पूसा डेलिशियस, पूसा मैजेस्टी, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्ना। इसके अलावा कोयम्बटूर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में जी, उसने भी ढेर सारी पपीते की किस्में निकाली हैं, जिसमें कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, कोयम्बटूर 3, कोयम्बटूर 5 इस तरीके की किस्में हैं। कूर्ग हनी ड्यू, इसके अलावा एक रेड लेडी पपीते की किस्म है, गायनोडायोसियस है, उसमें नर मादा दोनों के फूल एक में आते हैं। तो इनको अपनाकर इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्नत किस्मों को लगा करके, और अगर वैसी किस्म है जिसमें नर मादा अलग अलग हैं तो 10% पौधे पूरे खेत में फैले होने चाहिए। ये नहीं किसी एक कोने में लगा दिए, तब इस समस्या का समाधान होता है। इसके अलावा देख रेख करें ठीक से, जो पौधे हैं पपीते के उनमें खाद और पानी का जो उचित प्रबंधन है। बिल्कुल। और ये अगला पत्र हमारे पास आया है पोस्ट टम्पा, बमोरी, जिला गुना, मध्य प्रदेश से। और ये पत्र हमें भेजा है राजेश किरार और विष्णु किरार ने। इनका सवाल है कि ये डेयरी खोलना चाहते हैं, इसके लिए ये पशु कहाँ से खरीदें और सरकार से इन्हें मदद में कितनी राशि मिल सकती है? पशुपालन व्यवसाय किसानों के लिए बहुत अच्छा है और खेती के साथ हमेशा से पशुपालन चलता आया है। इसी बात को ध्यान में रख करके सरकार काफ़ी प्रोत्साहन देती है पशुपालन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। चाहे किसान भाई गाय पालें, भैंस पालें या कोई भी भेड़ बकरियां, सभी पर बहुत सी सहूलियतें किसानों को दी जाती हैं। उनको जैसे समय समय पर प्रशिक्षण दिलाना, इसके अलावा सरकार की कई योजनाएं हैं। अगर किसान भाई व्यवसायिक स्तर पर पशुपालन को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर एक प्रोजेक्ट बना करके बैंक के माध्यम से अगर वो इसको लागू करेंगे तो उनको वित्तीय सहायता या अनुदान जो है वो मिल सकता है। और हमेशा किसानों को ये प्रेरणा दी जाती है कि वो अच्छी नस्ल के पशु पालें जी। जैसे मुर्रा भैंस है, गाय में बहुत सी हाइब्रिड गाय आजकल आ रही हैं, लेकिन हमारी अपनी जो परंपरागत नस्लें हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, जैसे साहिवाल, गिर, इसके अलावा हॉलिस्टीन, जर्सी, ये सब तो पालते ही हैं। तो उनको वैज्ञानिक तरीके से रख रखाव करते हुए अगर पालेंगे और एक प्रोजेक्ट बना करके कितने पशु पालने, प्रशिक्षण लेकर के डेयरी व्यवसाय को चालू करेंगे तो बैंकों से सरकार की योजनाओं के तहत
वित्तीय सहायता और अनुदान का लाभ भी वो ले सकते हैं। अगला पत्र हमारे पास आया है सिरवा बांधा छत्तीसगढ़ से। भुवन दास जांगड़े हमें ये पत्र लिख रहे हैं और इनका पूछना है कि आम के फल छोटे छोटे अवस्था में ही पेड़ से नीचे गिर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, ये उस पर सलाह मांग रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात हमारे किसान भाई ने कही है और मैं बताना चाहूँगा कि आम में जो फल लगते हैं या फूल आता है, इतनी बड़ी तादाद में आता है कि अगर मान लो उन सब फूल के फल बनने लगें तो कोई भी पौधा उसको सहन नहीं कर सकता, झेल नहीं सकता, उसका तो वजन बहुत ज्यादा वजन हो सकता है उसका। मात्र 0.1% जो फूल है वही फल में कन्वर्ट होता है और उतना भार भी कई बार पौधा नहीं सहन कर पाता। तो ये निश्चित तौर पर फूल या फल गिरने की प्रक्रिया चलती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है बड़ी तादाद में फूल गिर जाते हैं और फल बहुत कम रह जाते हैं। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो जो बौर आता है उसका आम पर बगीचों में, उस टाइम सिंचाई नहीं करें, थोड़े दिन के लिए सिंचाई बंद रखें। अच्छा, उसको रोक दें, उस टाइम सिंचाई रोक दें। ज़्यादा पानी पिलाने से बढ़वार होने लगती है और फूल या फल गिर जाता है। उसको रोक के और ठीक से देखते रहें। अगर उसमें भुनगा एक कीट है, भुनगा कीट या कोई फफूंद वाली बीमारी आ रही है तो उसका ध्यान रखें, उसका इलाज है। और जैसे ही मसूर के दाने के आकार के फल अगर हो जाएं, उस टाइम किसान भाइयों को सिंचाई बराबर देते रहना चाहिए और 0.8% बोरान उसका छिड़काव करें अप्रैल के महीने में, करीब 15-15 दिन के अंतराल से। तो काफ़ी संख्या में फूलों से फल बन करके रुकता है। और भुनगा, जैसे मैं कह रहा हूँ, कीट का प्रकोप अगर होता है तो न्यूबाक्रॉन एक दवाई है जिसको 0.2% के हिसाब से फरवरी के महीने में 1 से 2 बार उसका छिड़काव कर दें। और अगर फफूंद, चूनी फफूंद आती है तो कैराथेन दवाई है जिसको 0.06% अगर छिड़काव करते हैं और ठीक से रख रखाव करते हैं, बगीचों का समय से पानी पिलाते हैं, तो निश्चित तौर पर आम के पौधों से काफ़ी अच्छी पैदावार किसान भाई है। जी, और अगला पत्र हमें भेजा है गोविंद कुमार प्रजापत ने, गांधीनगर बादल कॉलोनी पंजाब से इन्होंने हमें ये पत्र भेजा है और इनका पूछना है कि ये मशरूम या खुम्बी की खेती करना चाहते हैं, तो उस खेती के बारे में इन्हें एक बताएं, क्योंकि इनके पास एक 20/60 का प्लॉट है, तो क्या ये उसमें इस मशरूम की खेती को कर सकते हैं? जी हाँ, मशरूम की खेती एक बहुत ही उभरता हुआ नए तरीके का व्यवसाय है और आजकल बड़ी तादाद में शहरों में या शहरों के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं। कई योजनाओं के तहत मशरूम की खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है और ख़ासकर प्रशिक्षण लेने की इसलिए ज़रूरत होती है, एक नया व्यवसाय है और मशरूम की खेती एक नियंत्रित वातावरण में, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, जहाँ 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होना चाहिए और करीब करीब 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता है, वो जो नमी है, वो होनी चाहिए। तो खुले में मशरूम की खेती नहीं की जा सकती। एक स्ट्रक्चर बना करके या कोई घर बना करके, उस तरीके के रैक्स बना करके, जहाँ पर 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रखा जाए और 85% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो। और ये सब करने के लिए किसानों को मशरूम की खेती चालू करने से पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए और प्रशिक्षण लेकर के इस व्यवसाय को अगर करते हैं तो हमारे जो खेतों से बचा हुआ जो जैसे धान का, गेहूं का भूसा है, वो सब मशरूम की खेती में काम आता है। यूरिया, जिप्सम थोड़ा बहुत ये भी उसमें डलता है और ठीक से मिक्सर बना करके अगर अच्छी किस्म का स्पॉन, इसके बीज को स्पॉन बोलते हैं, उसमें जैसे बटन मशरूम है, ढींगरी मशरूम है, बहुत तरह की मशरूम है, उसको पैदा करके और बहुत अच्छा मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। और खासकर ये पौष्टिकता के हिसाब से अगर मशरूम को देखते हैं बहुत तो इसमें भरपूर प्रोटीन होती है, फाइबर, अमीनो एसिड्स, फॉलिक एसिड्स। अमीनो एसिड्स और फॉलिक एसिड ऐसी चीजें हैं जो फल और सब्जियों में भी उपलब्ध नहीं होते बड़ी से, बिल्कुल, तो वो सब मिलता है और इसके उत्पाद बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे इसका अचार बनता है और मशरूम का सूप आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा कैंडी, टॉफी, कई उत्पाद इसके बनते हैं, तो बहुत अच्छा व्यवसाय है। प्रशिक्षण लेकर के किसान भाई, हमारा जैसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, इसके अलावा राज्यों के बागवानी विभाग हैं, उनको संपर्क करें। और कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में आजकल खोले गए हैं,
कृषि विज्ञान में बागवानी विशेषज्ञ को भी संपर्क कर करके और मशरूम की खेती पर प्रशिक्षण लेकर के इसको चालू किया जाए। अगला खत हमें भेजा है विजेंद्र सिंह जादौन ने। ये चिरोली तहसील लाहार जिला भिंड मध्य प्रदेश से हमें पत्र भेज रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि पूसा संस्थान द्वारा संकर बीज उत्पादन तकनीक का विशेषांक की मासिक सदस्यता कहां से इन्हें मिल सकती है, उसकी विस्तृत जानकारी इन्हें चाहिए। संकर बीज उत्पादन किसानों के लिए बहुत अच्छा एक व्यावसायिक स्रोत है, एक इनकम का। इसको अगर करते हैं तो किसानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है, गांव में जाकर के भी ट्रेनिंग दी जाती है और कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग के कई ऐसे महकमे हैं जो किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। प्रशिक्षण लेकर के किसान अगर बीज उत्पादन करते हैं उन्नत विधि से, तो उनको जो परंपरागत खाद्यान्न वाले जो उत्पाद हैं जैसे गेहूं, जौ, चना, बाजरा, इसके बजाय बीज से उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता है। इसीलिए सीड विलेज स्कीम एक हमारी योजना है जिसे राष्ट्रीय बीज निगम लागू करता है। उसके तहत भी किसान प्रशिक्षण ले सकते हैं और बीज उत्पादन करके अपनी जो कृषि की आय है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर मीना, अगला ये जो हमारे पास पत्र आया है ये हमें भेजा है श्री नंदू कुमार यादव ने और श्री कृष्ण कुमार यादव ने। इनका ये पत्र हमारे पास आया है बोकरेल पोच जांजगीर चांपा से और इनका सवाल ये है कि ये मुर्गी पालन तो कर रहे हैं लेकिन ये उसको और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और अपने व्यवसाय को और फैलाना चाहते हैं, तो मुर्गी पालन का सही प्रशिक्षण उन्हें कहाँ से मिल सकता है? मुर्गी पालन के लिए प्रशिक्षण की जहाँ तक बात है तो हमारे किसान भाई खासकर कृषि विज्ञान केंद्र पूरे देश में जितने भी ग्रामीण जिले हैं सभी जिलों में खुले हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में पशुपालन अनुभाग एक यूनिट होती है जिसमें वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं। वो डेयरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन सभी तरह का प्रशिक्षण किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता है। उनको वहाँ पर बुलाया जाता है, 15 दिन, महीने, 2 महीने, कई तरह के प्रशिक्षण हैं, तो वो प्रशिक्षण वहाँ से ले सकते हैं। और राज्यों के जो डेयरी विभाग हैं, पशुपालन विभाग, वो भी प्रशिक्षण दिलाते हैं। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय हर एक राज्य में है। कृषि विश्वविद्यालय के पशुपालन विभाग में अगर संपर्क करते हैं तो वो भी मुर्गी पालन पर किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। और बहुत अच्छे से बड़े स्तर पर अगर पोल्ट्री फार्मिंग को अपनाना है तो इंडियन एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इज्जत नगर बरेली में है, वहाँ पर जाकर के, यानी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, वहाँ पर जाकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं। मुर्गी पालन, बटेर पालन, कई तरह के जो पक्षी हैं उनको किस तरीके से पाला जा सकता है, कौन कौन सी उनकी प्रजातियां हैं और कितने पक्षियों से कितना वो मुनाफा कमा सकते हैं, ये सारी जानकारी उनको वहाँ से मिल सकती है। वैसे डॉक्टर मीना, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे किसान भाई बहन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने के बारे में लगातार सोचते हैं और कृषि से संबंधित आपके जितने सवाल होते हैं आप हमें भेजते हैं और आप जैसे विशेषज्ञ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद रहकर उनकी उस जिज्ञासा को शांत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में बने रहने का। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार खेती से जुड़े हुए आपके मन में जितने भी सवाल आते हैं उन्हें हम तक भेजते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके उन सभी सवालों का जवाब दे सके। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। शिल्पा भावना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। किसान बहनों और भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि कृषि जगत की जानकारियों से आप भरपूर लाभ उठाएंगे, साथ ही साथ अपने मित्र किसानों तक भी पहुंचाएंगे। हमें बेहद प्रसन्नता होगी जब आपके सवालों भरे पत्रों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ढेरों नई कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।